हाय फ्रेंड्स, तो आज हम लोग फिर से फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल बजटिंग का हमारा आज तीसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज हम इस क्लास के अंदर कैपिटल बजटिंग की टेक्निक सीखेंगे और इसके बाद हमारा कैपिटल बजटिंग यहाँ पे फाइनल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा आप जानते हैं कैपिटल बजटिंग में हमने पहले 3 चीज़ें सीखी थी, ठीक है। वो 3 चीज़ें क्या थी कि इनिशियल कॉस्ट निकालना, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकालना और टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालना। लेकिन जब हम ये चीज़ें निकाल लेते हैं, जब हमें पता लग जाता है कि हम जब एक बजट बना रहे हैं, ठीक है, हमें पता लग गया कि इतना कॉस्ट लगना है एंड इतना हमारे पास इनकम जनरेट होगी। लेकिन सिर्फ ये बजट बना लेने से तो फ़ायदा नहीं होता ना, उसे हमें इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो आज हम वही करने जा रहे हैं। उसको करने के लिए कुछ टेक्निक्स हमारे पास होती हैं, वो हमारे पास हैं 5 टेक्निक्स। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास है 5 टेक्निक्स और वो टेक्निक्स इस तरीके से हैं। देखो, आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके इसलिए मैंने पूरा चार्ट सामने बना रखा है। जो बजटिंग टेक्निक्स हैं वो 2 तरह की होती हैं। एक का नाम है ट्रेडिशनल और आप इसे नॉन डिस्काउंटिंग में बोल सकते हो, ट्रेडिशनल टेक्निक। एंड सेकंड का नाम है टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड कैश फ्लोज टेक्निक, ठीक है। इसमें हमारे जो पार्ट्स आते हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल टेक्निक है वो 2 तरीके का है, पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ARR, ठीक है। और टाइम एडजस्टेड जो है वो 3 तरीके का है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और IRR। IRR का मतलब है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। यानी कि मैंने आपको डाटा इसलिए बताया ताकि आपको बेस से पता लगे कि आखिर ये टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, इनके नाम क्या हैं। लेकिन हमें यहाँ पे ये देखना है, हमारे पास ये 5 तरीके हैं कैलकुलेशन के लिए। पे बैक पीरियड हो गया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हो गया, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये 5 तरीके हैं जिनकी वजह से हम जो हमने बजट निकाला है उसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका ढूंढेंगे। कैसे ढूंढेंगे, हम आगे चलते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ कि जो ये 5 टेक्निक्स हैं इनमें से सिर्फ एक टेक्निक है ARR यानी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, जिसमें हमें नेट प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ती है और बाकी सब लोग नेट कैश फ्लो इनफ्लो से कैलकुलेट होते हैं। ये मैंने ऐसा क्यों कहा, इसे आप याद रखना, अपने माइंड में रखना, क्योंकि आगे चल के आपको काम आएगा, ठीक है। बस इतना आपको माइंड में रखना है, जो ARR है उसमें नेट प्रॉफिट की अमाउंट की ज़रूरत होती है, बाकी सब में नेट कैश इनफ्लो से ही हमारा आंसर निकलेगा। तो ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन रखा है, ठीक है। नीचे नोट में हमारे पास PV फैक्टर भी गिवन हो रखा है। या तो आपके पास PV फैक्टर क्वेश्चन में गिवन होगा या तो आपको एग्ज़ाम के टाइम में दिया जाएगा पेपर PV फैक्टर्स के लिए। और अगर इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं होती तो मैंने आपको PV फैक्टर कैलकुलेटर पर निकालना सिखा रखा है। और अगर आपको अभी नहीं आता तो मेरी प्रीवियस वीडियो देखो और फटाफट से जाके उसे सीख लो, ठीक है, क्योंकि वो इन फ्यूचर बहुत काम आने वाला है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली चीज़ है, मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्डर रखा है क्योंकि पिछली बार हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है। उस क्वेश्चन में हमने सिर्फ एक ही को लिया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग 2 प्रोजेक्ट्स का एक साथ निकालेंगे। अब इसमें प्रोजेक्ट A है। सबसे पहले ध्यान देने वाली चीज़ देखना, इसमें जो प्रोजेक्ट A है उसमें जो इनफ्लो हो रहा है, सब्सिक्वेंट इनफ्लो यानी कि जो हमारा प्रॉफिट अर्निंग हो रही है वो 8000 रुपीज़ की 5 साल में हो रही है। 5 ईयर से यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 साल सेम अमाउंट हो रहा है 8000। लेकिन जो प्रोजेक्ट B है उसमें अलग अलग अमाउंट हो रहा है। इसे कैसे कैलकुलेट करना है मैं आगे चल के बताऊँगा। तो हमें इसमें देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है, पे बैक पीरियड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब ये 5 टेक्निक्स से हमें उनको इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालने का, बिल्कुल सही। तो हम लोग दोनों को साथ साथ लेके चलेंगे। आप देख लो, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है तो पूरी वीडियो को 2 से 4 बार देखो और एक एक सब्जेक्ट को, एक एक प्रोजेक्ट को लेके चलो, मैं अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले हमारा प्रोजेक्ट A है, उसका कॉस्ट देखते हैं। कॉस्ट अगर आप ऊपर देखेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो 20,000 है दोनों ही प्रोजेक्ट्स के अंदर, ठीक है। उसमें लिखा है कि एक्स कंपनी लिमिटेड है, वो 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स पर काम करना चाहती है और उनके डाटा ऐसे हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दोनों में 20,000 का है, तो दोनों की कॉस्ट 20,000 आ गई, प्रोजेक्ट A प्रोजेक्ट B। एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना ही कोई स्क्रैप वैल्यू का डाटा गिवन है, ना ही समथिंग, कुछ भी नहीं है, ना सेल ना लॉस, तो ना टैक्स होना है ना कुछ होना है। तो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो है वो आ गई 20,000 फॉर बोथ प्रोजेक्ट्स, ओके। नेक्स्ट बात आती है आपकी सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो की। तो इसमें मैं पहले बारी बारी दिखाऊंगा। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट A देखो, ठीक है। प्रोजेक्ट A में जो हमारे पास अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स
अर्निंग्स यानी अर्निंग जो दे रखी थी वो 8000 की दे रखी थी। ये हमको पूरे 5 साल का दे रखा है, ठीक है। हम ये 5 साल की कैश इनफ्लो निकाल रहे हैं। 8000 था, सेम ही था, तो हम लोग सेम ही ले रहे हैं। डेप्रिसिएशन जो है हमारे यहाँ पे 4000 है। डेप्रिसिएशन 4000 हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। अब डेप्रिसिएशन कहाँ से आया, अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 20,000 का है, ठीक है। और जो प्रोजेक्ट की टाइम लिमिट है वो 5 ईयर्स की है। तो हमारे पास यहाँ पे ना कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन है ना समथिंग कुछ भी। तो आपको पता है डेप्रिसिएशन का हम सिंपल हमारा फॉर्मूला है जो हमने 11th क्लास में ही सीख लिया था कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है प्लस में स्क्रैप वैल्यू माइनस में स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द टाइम ऑफ ईयर। तो हमारा 20,000 आएगा, स्क्रैप वैल्यू 0 है, डिवाइड बाय में आपका ये हो गया 5, तो आपका 4000 डेप्रिसिएशन आ गया। SLM मेथड में है, कोई वो नहीं होगा चेंज। डेप्रिसिएशन काट लेने के बाद आपका जो EBT बचेगा 4000, और उसके बाद हमारा सिंपल है टैक्स को माइनस करना है। टैक्स माइनस करने के बाद जो हमें पर नेट प्रॉफिट आया वो कितना है 2000 रुपीज़। और उसके बाद मैंने आपको समझाया था डेप्रिसिएशन को दोबारा प्लस करना पड़ेगा, तो हमने डेप्रिसिएशन प्लस किया और हमारा नेट कैश इनफ्लो आ गया प्रोजेक्ट A का 6000, ठीक है। अब हम लोग सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकालेंगे प्रोजेक्ट B का। अब ये तरीका देखो, मैंने पिछली क्लास में बोला था कि मैं ऐसा तरीका दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट B में हमारे पास 5 साल हैं, ठीक है। 5 सालों में, लेकिन 5 सालों में जो हमारी अर्निंग वो अलग अलग हुई हैं, तो हम उनसे अलग अलग शो करेंगे। देखो अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स मैंने शो कर दिया 10,000, 8,000, 4,000, 10,000, 10,000, ओके। डेप्रिसिएशन सेम है, सबसे माइनस करेंगे। अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा माइनस करने के बाद जो आया उस पर टैक्स लगा देंगे 50%। टैक्स को माइनस करने के बाद जो हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उसमें हम लोग फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करके अपना कैश इनफ्लो निकाल लेंगे। ये तो बहुत सिंपल है, एक्चुअली क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस ये है कि जो स्टेप्स लेने हैं वो थोड़े से हार्डर हैं, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने दोनों को अलग अलग रखा है। चाहो तो आप प्रोजेक्ट A और प्रोजेक्ट B का जो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो है साथ में भी निकाल सकते हो। अगर आप इसको आगे देखोगे तो इसमें जो मैंने कैलकुलेशन करी मैंने अलग अलग करी ताकि मैं आपको समझा सकूं। और अगर आप ये जो 10 ईयर होता है 10 ईयर के अंदर इसका आंसर देखेंगे तो उसमें इसने प्रोजेक्ट A को एक लाइन में दिखा दिया, शो कर दिया, और प्रोजेक्ट B को उसने 5 ईयर्स को अलग अलग शो कर दिया। तो आप साथ में भी कर सकते हो, अलग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपका डाटा एक्यूरेट होना चाहिए और आपका आंसर एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। मैंने अलग अलग इसलिए करा था कि आप आसानी से समझ सको। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो निकाल लेने के बाद अब हमारे पास थर्ड स्टेप हो जाती है टर्मिनल कैश इनफ्लो की। तो टर्मिनल प्रोजेक्ट A प्रोजेक्ट B का हमारे पास NA रहेगा। क्यों NA मतलब नील, ज़ीरो। क्यों? क्योंकि हमारे पास ना स्क्रैप वैल्यू गिवन है ना समथिंग है, तो क्या है इसमें टर्मिनल सब कुछ ज़ीरो रहेगा, दोनों ज़ीरो रहेंगे, ठीक है। अब हम लोगों के पास तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो आ गया, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लो आ गया और टर्मिनल आ गया, ठीक है। अब हम लोग टेक्निक्स यूज़ करेंगे। हमने अभी तक बजट तो बना लिया, इन्वेस्टमेंट भी आ गई हमारे पास और हमारे पास इनकम भी आ गई। अब हमें बजट बनाना है। तो 5 तरीके हमारे पास थे। सबसे पहले अब मैं बात करने जा रहा हूँ पे बैक पीरियड पे। पे बैक पीरियड को कैसे निकालना है ध्यान से देखना, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 5 ईयर्स गिवन है। अब मैंने ईयर को ले लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप कहोगे ईयर 0 का क्या मतलब है? जब हमने 20,000 जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिस टाइम हम कर रहे हैं वो हमारे लिए 0 ईयर है ना। मतलब आज की डेट, आज 15 तारीख है, मैंने आज 15 जुलाई है, मैंने आज 20,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर दी। तो आज ही तो मुझे उसका प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा, पूरा एक साल ही जब निकलेगा आगे का, तो अगले 15 जुलाई को मेरे को मिलेगा इसका जो भी हमारे पास प्रॉफिट होगा, इंटरेस्ट होगा। तो यानी अभी तो मैं जब इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ ये 0 ईयर चल रहे हैं ना, तो 0 से लेकर मैंने 5 तक कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो कैश फ्लो है, कैश फ्लो हमारा मतलब कैश कैसे गया, ठीक है। ये प्रोजेक्ट A का है और ये प्रोजेक्ट B का मैंने सामने शो कर रखा है, कैश कैसे गया और आया। तो 0 ईयर में हमारा 20,000 इन्वेस्टमेंट गया और बाकी जो ईयर्स थे उसमें हमारी जो ये अमाउंट्स आए हैं, जो हमारे अमाउंट्स आए हैं ये है हमारा नेट कैश इनफ्लो। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिर्फ ARR में हमें नेट प्रॉफिट की ज़रूरत होगी, बाकी सारे आंसर हमारे नेट कैश इनफ्लो से निकलेंगे। तो ये हमारे नेट कैश इनफ्लो आ गए। अब हम लोग सबसे पहले प्रोजेक्ट A का निकालते हैं पे बैक पीरियड के द्वारा। अब पे बैक पीरियड में तरीका क्या है, ध्यान से सुनना। हमने इन्वेस्टमेंट कितने की करी 20,000 की, ठीक है, और हमें इसका रिटर्न चाहिए था। तो अब अगर हम रिटर्न देखें तो प्रोजेक्ट A में देखना पहले, ठीक है। प्रोजेक्ट A में 20,000 कितने साल में कवर हो रहा है? अगर हम टोटल करें फर्स्ट ईयर में 6,000 हो गया, सेकंड में 6, तीसरे में 6, यानी कि तीसरे ईयर तक 18,000 हो गया, ठीक है। तो अगर तीसरे ईयर तक 18,000 हो गया तो अभी भी 20,000 में कितना कम है, 2,000 है। अगर हम चौथे में चले जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 24,000। तो हमें ज़्यादा नहीं जाना, हमें 20 तक रुकना है। तो 20 से कम क्या है, 18 है, 18 पे रुक जाते हैं। तीसरे ईयर में हमारा 18,000 हो जाएगा। तो हमारा प्रोजेक्ट A निकलेगा 3
प्लस में 3 यानी कि थर्ड ईयर तक हमारा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट रिकवर हो जाएगा, मिनिमम अमाउंट रिकवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम प्लस करेंगे। अब हमारा कितना अमाउंट बचा था, 20,000 में 2,000 रुपये बचे थे खाली, तो हम 2,000 डिवाइड बाय जो हमारा चौथा ईयर है, चौथे ईयर में हमें 6,000 की अर्निंग हो रही है, हमें सिर्फ 2,000 चाहिए, तो 2,000 डिवाइड बाय 6,000 इक्वल्स टू हमारा जो ये डिवाइड करने के बाद आंसर आएगा वो आएगा 3.33। यानी कि हमें पे बैक पीरियड पे वो पीरियड दिखाना है जितने में हमारे पास जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो रिकवर हो जाए। ये उसमें हमने इसलिए दिखा दिया क्योंकि हमें सिर्फ 2,000 की ज़रूरत थी, हमने चौथे ईयर में से 2,000 निकाल लिया, उससे डिवाइड करके जो आंसर आया 3.33 हमारा पे बैक पीरियड से टाइम आ गया, ठीक है। ऐसे हम लोग प्रोजेक्ट बी का निकाल लेंगे। इसमें भी 20,000 रिकवर हो रहा है आपका, 17,000 तक आपका थर्ड ईयर में कवर हो जा रहा है। तो थर्ड ईयर में कवर हो जाने के बाद चौथे ईयर से हम सिर्फ 3,000 रुपीज़ लेंगे और 3,000 डिवाइड बाई 7,000 करके हमारा जो आंसर आएगा 3.428 होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है आपका एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ARR। बहुत ध्यान रखना है, ARR में जो हमारे पास आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट के ज़रिए आएगा, हमारे को इसमें नेट कैश इनफ्लो यूज़ नहीं करना है, ठीक है। ARR का फॉर्मूला जो मैं सिंपल सा सामने दिखा रहा हूँ, देखिए, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन यानी कि जो नेट प्रॉफिट है उसका एवरेज और अपॉन में जो इन्वेस्टमेंट है उसका एवरेज। कैसे है आगे चलो मैं दिखाता हूँ। तो जैसे मैंने आंसर में शो करा है, प्रोजेक्ट ए का जो हमारा आंसर था नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट हमारा कितना आया था, तो जो हमारा प्रोजेक्ट ए का नेट प्रॉफिट था वो था 2,000, तो उसका एवरेज जो आ गया वो 2,000 आ गया, ठीक है। 2,000 के बाद उसको डिवाइड करेंगे हम लोग एवरेज इन्वेस्टमेंट यानी 10,000 से और इंटू 100 करके हमारा 20% आ गया प्रोजेक्ट ए में। और एज इट इज़ प्रोजेक्ट बी का है तो उसमें हमारा डिवाइड तो 10,000 से होगा, लेकिन जो ऊपर है वो होगा 2,200 से। वाई 20, इसका हमको एवरेज निकालना है। तो नेट प्रॉफिट प्रोजेक्ट बी में जो आया था उसका एवरेज निकालेंगे, सारे प्रॉफिट्स को टोटल करना है और उसको डिवाइड बाई 5 कर देना है, 5 साल का है, तो उसका एवरेज निकाल लेने के बाद उसे इंटू 100 करके 22% हमारा ARR आ गया, ठीक है ना। तो अब आप सोचेंगे कि जो एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 कहाँ से आया, तो उसका भी आंसर है, देखते हैं। एवरेज इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा हमारा एक फॉर्मूला है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में 2। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास 20,000 है, प्लस स्क्रैप वैल्यू तो है ही नहीं, 0 है, और डिवाइड बाय हमने 2 कर दिया, तो ये 10,000 हमारे यहाँ से आ गया। यहीं पे दूसरी टेक्निक खत्म हुई। नेक्स्ट स्टार्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें हमारा सेम मेथड रहेगा, हमने ईयर लिख लिया और कैश फ्लोज लिख लिए दोनों प्रोजेक्ट्स के, ठीक है। आगे अब हमें इसे सिर्फ एक ही चीज़ करनी है, हमें इसमें PVF फैक्टर लगा देना है। PVF फैक्टर हमने गिवन था हमारे पास 10% तो हमने लगा दिया। हमारे पास वैसे क्वेश्चन में गिवन दे रखा है PVF फैक्टर, तो उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं, नहीं तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं। और उसके बाद सिंपल है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है दोनों प्रोजेक्ट्स की। इसको PVF फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है कैश फ्लो से। प्रोजेक्ट ए का आंसर आपके सामने है 2740 और प्रोजेक्ट बी का आंसर प्रेजेंट वैल्यू का है 3451। सिंपल कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में हमें बस इतना ही करना होता है, सिर्फ इतना देखना होता है कि हमारी प्रेजेंट जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो माइनस में आ रही है कि प्लस में आ रही है। अगर प्लस में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, माइनस में आ रही है तो फिर ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आपको जो फॉर्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो यानी अगर आप सिंपल यहाँ पे देखें फॉर्मूले से पता लग रहा है कि यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू का इस्तेमाल हो रहा है। तो यानी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू हमने निकाली थी तो उनका यहाँ पे हमारा इस्तेमाल होगा, यानी कि उस टेबल को हमें बनाना पड़ेगा पूरा। बाई चांस अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मांग रहा है तो आपको जो नेट प्रेजेंट वैल्यू में आपने PVF फैक्टर मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे वो आपको निकालनी पड़ेंगी। उसके बाद आपका आगे का काम होगा। तो प्रोजेक्ट ए का जो हमारा वैल्यू आया था वो आया था आपका 2740 और जो हमारा प्रोजेक्ट बी है उसका वैल्यू था 3451। तो हम लोग सबसे पहले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालेंगे प्रोजेक्ट ए का, तो उसमें हमारा आंसर जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 22,740 डिवाइड बाय जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट 20,000 था उससे डिवाइड करेंगे तो आ गया 1.137 टाइम्स। एंड आपको जो बी है उसमें आपका 23,451 आया और उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो आएगा 1.173 टाइम्स। अब आप कहेंगे कि ये 22,000 यहाँ से कैसे आ गया। देखो मैंने क्या कहा
कि जब आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है तो इसमें आपको प्रेजेंट वैल्यू का टेबल बनाना पड़ेगा। अब हमने जब प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी ना, तो हमने इसमें एक चीज़ करी थी, हमने जो ऊपर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, हमने उसमें से जो हमारी नीचे इनकम हुई थी, हमने उसको माइनस करके जो आंसर आया था वो निकाला था 2740, वो हमने निकाला था। उसमें क्या होता है, अगर आप नीचे लिख लो फॉर्मूला लिख के कि प्रेजेंट वैल्यू और माइनस में इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो करके आपका 2740 आंसर आता, और वही हमने चीज़ डायरेक्ट कर दी वहाँ पर। तो इसलिए वहाँ पे हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी, पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव। यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू का टोटल चाहिए, तो यहाँ पे टोटल कितना है हमारा प्रेजेंट वैल्यू को देखो, यहाँ पे जो टोटल 1 से देखो, ईयर 1 से लेकर के 5 तक जो टोटल आ रहा है वो है 22,740 का, और जो प्रोजेक्ट भी है उसका आ रहा है 23,451। वो तो जब हमने आंसर प्रेजेंट वैल्यू का निकाला था वो उसमें हमने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी वो माइनस कर दी थी। जो हमारा ये है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इसको जब हम बनाएंगे, इसके लिए टेबल बनाएंगे, उसमें हमें ईयर 0 की ज़रूरत नहीं है, ईयर 1 से बनाना, ईयर 1 से 5 तक बनाना, और उसके बाद प्रेजेंट वैल्यूज़ का टोटल निकालना, और टोटल निकालने के बाद उसको फॉर्मूले से डिवाइड कर देना। जो मैंने टेबल बनाई आपके सामने वो टेबल थी नेट प्रेजेंट वैल्यू को निकालने के लिए, ताकि आपको दोबारा से नीचे कैलकुलेशन ना करनी हो, साथ ही साथ कैलकुलेशन और आपका शो हो जाए, क्योंकि हमें आंसर निकालना है सही तरीके से, ठीक है। बाकी आप मेथड्स आगे पीछे कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट मेथड रह जाता है IRR, लेकिन IRR इस क्वेश्चन में नहीं कंपलसरी है, मतलब कि इस क्वेश्चन में वो अप्लाई नहीं किया जा सकता है, तो हम इस क्वेश्चन में IRR को अप्लाई करके नहीं दिखा सकते हैं। IRR के लिए मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो कभी डालूंगा, तब तक के लिए आगे की क्लासेस है। यहाँ पे हमारे कैपिटल बजटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आगे की क्लासेस के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और फटाफट सारे फ्रेंड्स से शेयर कर दो, तो आगे की वीडियोज़ के लिए अपडेटेड रहोगे, ठीक है। ओके।